हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एल्विन बाखला आज की इस वीडियो में बीएड प्रोग्राम के एनसीटी के नए सिलेबस के अनुसार कोर्स 2 कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा विषय के यूनिट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एजुकेशन शिक्षा के भारतीय संवैधानिक आधार के फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल रिलीजन कास्ट ट्राइब लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विविधता की अवधारणा वैयक्तिक धार्मिक जाति जनजाति भाषाई तथा सांस्कृतिक विविधता के स्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। चूँकि यह पाठ बीएड फाइनल एग्जाम की दृष्टि से तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में मैं विस्तार से विविधता के सभी पहलुओं पर चर्चा की हूँ। इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही मेल भी कर सकते हैं। आपको फाइनल एग्ज़ाम के समय थोड़ा सा अलर्ट होकर क्वेश्चन के आंसर को पढ़कर उसे समझना होगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको अपने उत्तर देने होंगे। यहाँ पर मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विविधता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, भारत के धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी? एक्सप्लेन द सफिक्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन 2 भागों में बटा हुआ है। जाहिर सी बात है, तो मार्क्स भी 2 भागों में बटे होंगे। फर्स्ट भाग का मार्क्स मान लो 6 मार्क्स का है, तो दूसरा भाग 10 मार्क्स का है। मतलब टोटल मार्क्स जो है वो 16 है, क्योंकि इसमें 2 विविधता धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में पूछा गया है। तो आंसर भी आप वैसे ही लिखिएगा जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है जाति तथा जनजाति विविधता से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट एंड ट्राइब डाइवर्सिटी। तो आपको कास्ट डाइवर्सिटी तथा ट्राइब डाइवर्सिटी 2 ही प्रकार के विविधता को विस्तार से चर्चा करना है। आप इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जातीय विविधता जिसमें 8 मार्क्स होंगे और जनजातीय विविधता जिसमें 8 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का आशय है कि मैंने अपने इस वीडियो में जितने भी विविधता के प्रकार हैं, मैंने 6 विविधता के प्रकार का वर्णन विस्तार से इसमें की हूँ। लेकिन आपको समझना है, जानना है विविधता के प्रकार कितने हैं, पर लिखना वही है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा अलर्ट होकर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आप उसी के अनुसार अपने उत्तर बनाकर लिख सकती हैं, जिससे आपको फाइनल एग्ज़ाम में पूरा का पूरा मार्क्स आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज का टॉपिक है विविधता की अवधारणा व्यक्ति धर्म जाति जनजाति भाषा एवं संस्कृति के आधार पर। टॉपिक है, इंग्लिश में है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल रिलीजन कास्ट ट्राइब लैंग्वेज एंड कल्चर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विविधता की अवधारणा, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। हमारा देश भारत एक बहुलतायुक्त समाज है। यह एक ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्म संप्रदाय भाषा व संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश कैसा है, बहुलतायुक्त समाज है, जिसमें प्रत्येक धर्म प्रत्येक संप्रदाय प्रत्येक भाषा व संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, जैसे हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन इत्यादि इत्यादि विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग तथा विभिन्न जाति व जनजाति के लोग एक साथ निवास करते हैं। अर्थात हमारे देश में धार्मिक सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक आर्थिक शारीरिक व भाषागत विविधता देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों के रहन सहन खान पान रीति रिवाज पहनावा ओढ़ावा आस्था मान्यता आदि में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं।
जैसा कि हम जानते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि विविधता की परिभाषा क्या है। विविधता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी। गर्सेल के महोदय जो हैं वो एक विद्वान हैं, उन्होंने परिभाषा दी है विविधता की। विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, व्यवहार एवं धर्म से संबंधित होता है। देखेंगे इस परिभाषा में गर्सेल के महोदय सभी तरह के विविधताओं को इसमें शामिल किया है, जैसा कि योग्यता, मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, लिंग जो जेंडर के अनुसार लड़का और लड़की के आधार पर, जाति के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई जाति होती है। हिंदू समाज में हम विशेषकर देख सकते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, साथ साथ में प्रजाति, भाषा के आधार पर भी, भाषाई विविधता भी हमारे यहाँ, चिंतन स्तर के आधार पर हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो भी सबका एक समान नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर पर है, देखते हैं समाज में किसी का उच्च स्तर है, किसी का निम्न स्तर है, और सामाजिक स्तर जो होता है आर्थिक स्तर से जुड़ा हुआ होता है। अगर मान लो आर्थिक आधार पर आप काफ़ी स्ट्रांग है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपकी सामाजिक स्थिति भी वैसी ही होगी। तो सामाजिक व आर्थिक स्तर पर व्यवहार एवं धर्म से संबंधित होता है। व्यवहार से भी हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है उनके आधार पर भी, तो हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म क्या है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है। तो इन सारे चीज़ों से विविधता का अर्थ लगाया जाता है। इंग्लिश में लिखा गया है अकॉर्डिंग टू गार्शेल के, द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द एबिलिटी, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, थिंकिंग लेवल, सोशल, इकोनॉमिक लेवल, बिहेवियर एंड रिलीजन, जैसा कि हम देख चुके हैं। ऊपर दिए गए परिभाषा से स्पष्ट है कि विभिन्नता का संबंध अलगता से है, मतलब अलग है, डिफरेंस है, मतलब उनके में व्यक्ति के बीच हर क्षेत्र में असमानता पाई जाती है। यही असमानता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। व्यक्तियों के बीच योग्यता में अंतर होता है, कोई कम योग्य होता है तो कोई अधिक योग्य होता है। लिंग के आधार पर भी कोई लड़का होता है तो कोई लड़की होता है। शारीरिक संरचना या बनावट के आधार पर भी हमें साफ अंतर देखने को मिलते हैं। जाति एवं प्रजाति के आधार पर भी हमारे समाज में अंतर देखा जाता है, जैसे उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक जाति, इस प्रकार से। भाषा के आधार पर भी अधिक विभिन्नताएं देखी जाती है। हमारे सोचने विचारने का स्तर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी व्यापक विभिन्नताएं हम देख सकते हैं। धनी और गरीब के दो मुख्य स्तर आर्थिक आधार पर हम देख सकते हैं। सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हम व्यक्ति के व्यवहारों में भी अंतर साफ देख सकते हैं। धार्मिक आधार पर भी हमारे देश में, हमारे समाज में विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है। कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम, कोई सिख है तो कोई ईसाई। धर्म को मानने वाले में विविधता साफ देखी जा सकती है। इस प्रकार विविधता समाज की हर ओर विद्यमान है, अर्थात यह संसार ही विविधताओं से भरपूर है। क्या कहा गया है कि संसार जो है वो पूरी तरह से विविधताओं से भरी हुई है। कुछ भी चीज़ एक दूसरे से समान नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे से अलग है, मतलब भिन्न है, मतलब विविधताओं से भरी हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये विविधता जो है वो किन किन स्तरों पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसमें पहला हम लोग देखेंगे विविधता व्यक्ति के स्तर पर, डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, है ना, पहला हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम व्यक्तिगत विविधता, इंडिविजुअल डाइवर्सिटी या व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं या कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, विविधता व्यक्ति के स्तर पर। पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, व्यक्ति के स्तर पर, जो हम खुद हैं, व्यक्ति हैं, तो उसके स्तर पर क्या क्या विविधताएं हम देख सकते हैं। इसे हम व्यक्तिगत विविधता, इंडिविजुअल डाइवर्सिटी या व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विविधता से अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण व्यक्ति दूसरे से भिन्न या अलग होता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में 19वीं सदी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन, कैटल, टर्मन आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया तथा उनके कारणों की खोज की। स्किनर कहते हैं
कि बालक के प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। स्किनर जो मनोवैज्ञानिक है वे क्या कहते हैं कि बालक के प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। मतलब कि जो भी बच्चे में डेवलपमेंट होनी है, जो प्रोग्रेस होनी है, को उसकी संभावना, उसकी पॉसिबिलिटीज़ का एक निश्चित काल होता है। जैसे कि शारीरिक विकास का एक निश्चित काल होता है, मानसिक विकास का एक निश्चित काल होता है। मानसिक विकास में भी चिंतन शक्ति का, कल्पना शक्ति का, तर्क शक्ति का, जितने भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनका एक ख़ास समय होता है। और इसी प्रकार से जब शरीर का विकास करना होता है तब भी उनके लिए खास पोषण या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर उस समय में वो खास चीज़ बच्चे को मिल जाता है तो उनका ग्रोथ या विकास सही तरीके से होता है। यह काल व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न अवधि का होता है। यदि उचित समय पर इस संभावना को विकसित करने का प्रयास ना किया जाए तो वो नष्ट हो जाने का भय रहता है। अगर मान लो बच्चे का शारीरिक विकास होने का सही उम्र है 1 से लेके 13, 14, 15 साल तक, है ना? और अगर मान लो उनको उस समय में उनको सही पोषण नहीं दिया गया तो बच्चे का विकास जो है वो रुक जाएगा या नष्ट हो जाएगा। संसार का कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होता है, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। कहते हैं ना, एकदम ट्विन्स है तो एकदम सेम टू सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ, चाहे शारीरिक गुण या मानसिक गुण में, उनमें अंतर होना लाजमी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता या ऐसा नहीं पाया जाता है कि पूरी तरह से दोनों एक हों। ठीक है, इस धारणा को मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करते हुए स्किनर ने लिखा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। स्किनर बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। वे कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू शामिल हो सकता है। जो पर्सनालिटी है उसमें का कोई भी पहलू शामिल हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, जिसको क्या किया जाता है, माप, इवैल्यूएशन किया जा सकता है या उनको मेजरमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि माप किए जा सकने वाले ये पहलू कौन से हैं? इस संबंध में टेलर ने लिखा है कि शरीर के आकार, स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, लब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षण में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। कहा जा रहा है या टेलर कहते हैं कि शरीर के आकार में, जैसे कि हम लोग देखें, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, मतलब साइज ऑफ फिजिक है ना, शरीर का जो आकार रहता है और उसका जो स्वरूप होता है, कोई कैसा रहता है, उसका नेचर कैसा होता है ना। कोई हंसमुख होता है तो कोई शांत स्वभाव होता है, कोई मजाक के स्वभाव वाला होता है तो कोई बहुत गंभीर स्वभाव वाला होता है। तो इस तरह से उसका जो भी नेचर हो उसका, और शारीरिक कार्यों, है ना, कि वो उसका जो भी कर सकता है। कहते हैं ना कि वो बहुत धीरे चलता है या वो बहुत धीमे चलता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के अंतर को हम स्पष्ट देख सकते हैं। और गति संबंधी क्षमताओं, मतलब मोटर एक्टिविटीज़, कि कोई जल्दी किसी काम को कोई जल्दी करता है, किसी काम को कोई धीरे करता है ना, और उसकी क्या कैपेसिटी है। कोई किसी चीज़ को, जैसे कि भारी भरकम सामान को कोई किसी को उठाने के लिए कह दिया तो वो आसानी से उठा लेगा, लेकिन दूसरा को उसी सामान को उठाने के लिए बोला जाए तो उस सामान को नहीं उठा पाएगा। तो उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या क्षमता है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और बुद्धि लब्धि, बुद्धि को भी, मतलब वो हम लोग कहते हैं ना, वो कम तेज है, वो ज़्यादा तेज है ना, तो बुद्धि के आधार पर भी हम एक दूसरे को अलग माप सकते हैं या देख सकते हैं। उपलब्धि के आधार पर, मतलब अचीवमेंट के आधार पर जो पढ़ाया गया है वो उसमें बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, तो उनके आधार पर भी, ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, रुचि के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर, किसी को कोई चीज़ करने की रुचि रहेगी, वही चीज़ दूसरे को करने की रुचि नहीं रहेगी, है ना। तो अभिवृत्तियों का, उसका क्या टेंडेंसी है, मतलब किस तरफ उसका झुकाव है, किस तरफ उनका रुझान है ना। व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। मतलब कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंतर होता है जिसको कि मापा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू टेलर, मेजरेबल डिफरेंसेस हैव बीन शोन टू exist in physical size and shape, physiological functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interest, attitudes and personality traits। ठीक है, आगे हम देखते हैं
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति सभी मामलों में एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। टेलर ने भी कहा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना है, यूनिवर्सल ये क्या है, फेनोमेनन है। अकॉर्डिंग टू टेलर, वेरिएबिलिटी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेम्स टू बी यूनिवर्सल फेनोमेनन। ठीक है, कि हर एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे से अलग होगा और ये सार्वभौमिक सत्य है या सार्वभौमिक घटना है, होना ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दो व्यक्ति समान होंगे। ठीक है, ये सिद्ध किया जा चुका है। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संसार के हर व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक रुचियों की विभिन्नता, विचारों की विभिन्नता, सीखने की विभिन्नता, चरित्र में विभिन्नता, योग्यता में विभिन्नता पाया जाता है। और ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्ति के स्तर पर विविधता के मुख्य आधार है। और यही व्यक्तिगत विविधता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार है। अगर सब व्यक्ति एक ही रहेंगे, सब व्यक्ति एक समान रहेंगे, तो वो अपने किस को आधार मानकर अपना विकास करेगा कि मैं जो करूँगा वो अगला भी करेगा, जो अगला करेगा उसी को भी मुझे भी करना होगा। तो वहाँ पर विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही है आधार जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए या विकास करने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर विविधता या डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ रिलीजन, विविधता धर्म के स्तर पर। भारतीय समाज और जीवन में धर्म का बहुत महत्व है और इस क्षेत्र में भी विविधताएं बहुत अधिक हमें देखने को मिलते हैं। ये तो साफ जाहिर है, हम सभी जानते हैं कि हम लोग कितने धार्मिक हैं, है ना। धार्मिक रूप से हम कितने सेंसिटिव हैं, कितने संवेदनशील हैं। कोई हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं तो हमें बहुत चोट लगती है ना। तो हमें धार्मिक विविधता भी हमारे देश में पूरी तरह से देखने को मिलती है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी भारत में निवास करते हैं और अपनी धार्मिक विशेषताओं को कायम करने का प्रयास करते हैं। इस कारण हमारा समाज धर्म की दृष्टि से अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। भारत में मुख्यतः 7 धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें कौन कौन से हैं आप जानते होंगे, बोलिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व अन्य धर्म शामिल हैं। अब हम देखेंगे कि इन धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है। इसे हम इस तालिका में देख सकते हैं, है ना। एक तरफ धार्मिक समूह लिखा हुआ है 1991 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे कि इसका पॉपुलेशन कितना है धर्म अनुसार। 2021 की जनगणना अभी नहीं हो पाई है क्योंकि लास्ट ईयर से भी 2020 से ही हमारा देश जो है या पूरा विश्व जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक से गुजर रहा है, महामारी से गुजर रहा है ना। तो पूरा देश, पूरा विश्व जो है इस बीमारी से उबरने की कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए सब कुछ ठप पड़ा हुआ है ना। तो हम देखेंगे धार्मिक समूह कौन कौन से हैं, उनका प्रतिशत कितना है। हिंदू धर्म देखिए 1991 में कितना है, 81.53%, 2001 में 80.46% एंड 2011 में 80.50%। ठीक है, मुस्लिम समुदाय कितने हैं, 12.61%, फिर 13.43%, फिर 13.93%। उसी प्रकार से ईसाई धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी जो है वो है 2.32%, 2.34% एंड 2.30%। सिख धर्म को देख सकते हैं कि 1.94%, 1.87%, 1.92%। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं 0.77%, 0.77%, 0.80%। जैन धर्म के मानने वाले लोग जो हैं वो है 0.40%, 0.41%, 0.04%। पारसी धर्म को मानने वाले लोग हैं 0.08%, 0.6% एंड 0.1%। अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं 0.44%, 0.72%, 0.62%। ओके, तो उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की तुलना में अत्यधिक है। हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, है ना। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की आराधना, धार्मिक उत्सव, दान, यज्ञ,
व्रत, तीर्थ यात्रा आदि का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म प्रमुख रूप से शैव, वैष्णव, शाक्त और स्मार्त के रूप में विभक्त हैं, जो शिव, विष्णु और देवी के उपासक हैं। इसी प्रकार भारतीय मुसलमान दो भागों में विभक्त हैं, शिया और सुन्नी। शिया ईरान के बाहर सबसे बड़े समूह में भारत में ही है। वैसे सुन्नी की तुलना में इनकी संख्या कम है, अर्थात सुन्नी लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। भारत के सुन्नी हनीफी संप्रदाय को मानते हैं, जो मुस्लिम कानून के 4 संप्रदायों में से एक है। अब हम देखेंगे ईसाई। भारत में ईसाई ईसा मसीह के अनुयायी हैं। भारत में ईसाई दो भागों रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित हैं। इसी प्रकार सिख धर्म के अनुसार सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही इस धर्म का निर्माण किया। सिखों के 5 आकार कंघा, केश, कच्छा, कृपान और कड़ा उन्होंने ही प्रचलित किए थे। हम लोग देखते हैं कि जो सिख लोग होते हैं वो 5 चीज़ धारण करते हैं, जिसमें कंघा होता है, मतलब कंघी होता है उनके पास, वो कंपलसरी है रहना। और केस होते हैं, मतलब उनके बाल होते हैं, वो बाल नहीं काटते हैं। जो पुरुष समुदाय के लोग होते हैं, पुरुष वर्ग के लोग होते हैं, वे अपने बाल लंबे लंबे रखते हैं। और कच्छा, उनको कच्छा भी पहनना पड़ता है। कृपान, वो लोग देखिएगा छोटा सा अपने कमर में कृपान धारण करते हैं। और कड़ा, हाथ में वो लोग क्या पहनते हैं, चूड़ी की तरह जो मोटा पीतल का बना होता है, वो कड़ा पहनते हैं, है ना। उन्होंने ही क्या किया था, प्रचलित किया था। संत गुरु नानक देव को इस पंथ का संस्थापक माना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म पहले भारत में पर्याप्त रूप में फैला हुआ था, लेकिन बाद में ये सीमित होते गए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने, जो भीमराव अंबेडकर ने इन्हें पुनः जागृत करने का प्रयास किया। इनके अनुयायी बहुत अधिक नहीं रहे और बाद में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान 2 भागों में विभक्त हो गए। जैन धर्म से अभिप्राय जिन द्वारा प्रणीत धर्म से है। जिस प्रकार विष्णु के अनुयायी वैष्णव और शिव के उपासक शैव कहलाते हैं, उसी प्रकार जिन के उपदेशों को मानने वाले जैन तथा उनके धर्मों को मानने वाले जैन धर्म कहलाते हैं। जिन का अर्थ होता है जीतने वाला, अर्थात जिसने राग, द्वेष आदि अपने आत्म विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। इनके 2 प्रमुख प्रभाग हैं, दिगंबर निर्वस्त्र और श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और भौतिकवादी दृष्टिकोण से परहेज करता है। जैन धर्म यह भी स्वीकार करता है कि आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन केवल त्याग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म किसी समय में बहुत अधिक फैला हुआ था, किंतु आज इनकी अनुयायी धीरे धीरे कम हो रहे हैं और अब तो ये दक्षिण के राज्यों में ही सिमट गए हैं। पारसी धर्म। पारसी एक लघु समुदाय है। भारत में इसका आगमन 8वीं शताब्दी में पारसिया से हुआ और ये भारत की जनसंख्या में घुल मिल गए। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। यह धर्म भी बौद्धिक धर्म की भांति प्राचीन है। इसके अलावे भी भारत में कई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जिनमें यहूदी धर्म भी एक प्रमुख धर्म है। लेकिन इनके अलावे भी भारत में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, जिनकी संख्या काफ़ी कम होने की वजह से उनकी गिनती नहीं हो पाती है, बट धार्मिक बहुलता यहाँ बहुत अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जाति के आधार पर विविधता, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और विविधता जाति के स्तर पर, डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कास्ट। भारतीय समाज में जाति के आधार पर भी विविधता दिखाई देती है, यद्यपि यह विविधता प्राकृतिक या बाह्य कारणों से नहीं बल्कि अपने समाज की ही देन है। जो जाति होती है वो प्राकृतिक तौर पर या किसी बाहरी कारण से नहीं होती, बल्कि अपने जाति की ही देन होती है। जाति सामाजिक जीवन के खंडात्मक विभाजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जाति जो होता है वो हमें अपनी पहचान दिलाती है कि हम किस जाति है। आजकल जाति का हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भले ही जाति बड़े
शहरों में उतने अधिक नहीं देखे जाते, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था आज भी विद्यमान है। भारत में जाति व्यवस्था की जड़ हिंदू धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है। आमतौर पर जाति के आधार पर प्रमुख विभाजन इस प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला, ब्राह्मण। इसमें विद्वान समुदाय होते हैं, जिसमें याजक, विद्वान, विधि विशेषज्ञ, मंत्री और राजनयिक शामिल होते हैं। हिंदू समाज में ब्राह्मण जाति जो होती है वो सबसे उच्च मानी जाती है। और इसमें कौन कौन से समुदाय शामिल होते हैं? याजक मतलब मंदिर के पुजारी, विद्वान, विधि विशेषज्ञ, लॉ स्पेशलिस्ट, मंत्री और राजनयिक शामिल होते हैं। दूसरा जो है वह है क्षत्रिय। इसमें उच्च और निम्न मान्यवर या सरदार होते हैं। इसमें राजा, उच्च पद पर आसीन लोग, सैनिक और प्रशासक भी शामिल होते हैं, क्षत्रिय लोग। तीसरा है वैश्य। इसमें व्यापारी और कारीगर होते हैं। इसमें सौदागर, दुकानदार, व्यापारी और खेत के मालिक शामिल होते हैं। चौथा जो है वह है शूद्र। इसमें सेवक या सेवा प्रदान करने वाली प्रजाति होते हैं। अधिकतर गैर प्रदूषित कार्यों में लगे शारीरिक और कृषक श्रमिक इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे नीचे की जाति होती है वो शूद्र होती है, और उसका काम ऊपर के तीनों जातियों का सेवा करना है। इसमें घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार होते हैं, या चप्पल बनाने वाले जो होते हैं मोची, या फिर बाल काटने वाले जो होते हैं ठाकुर, या कपड़े सिलने वाले जो होते हैं दर्जी, या और भी इसी तरह से जो ऊपर जाति के लोगों के सेवा में लगे हुए लोगों को इस जाति के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले भारत में एक अतिरिक्त जाति जो छुआछूत के रूप में जाना जाता था, हालांकि इसे हिंदू धर्म के कानून के अनुसार गैर घोषित कर दिया गया और अभी वो खत्म हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में जातिगत आधार पर भेदभाव या अंतर देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनजातीय विविधता या ट्राइब्स डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ ट्राइब्स। विविधता जनजातीयता के आधार पर या जनजातियों के स्तर पर। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासी के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, एक वैधानिक शब्द है। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति शेड्यूल ट्राइब्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है। भारत में अनेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो राज्य के विकास के पूर्व से ही अस्तित्व में थे। इन्हें ही जनजाति या आदिवासी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में 550 जनजाति निवास करती है। देखिए संख्या कितनी अधिक है, 550 जनजाति निवास करती है, जिनकी संख्या 1991 की जनसंख्या के अनुरूप 6,77,58,380 थी, जो 2001 के जनगणना अनुसार 8,43,26,240 थी, और 2011 के जनगणना के अनुसार 10,42,81,034 थी। इनमें से कुछ जनजातियाँ अब भी आदिम अवस्था में ही रहती है, जबकि कुछ आधुनिक जीवन शैली को अपना लिया है। इन सभी जनजातियों में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं या अंतर देखने को मिलती है। इन सभी जनजातियों की भाषा अलग है, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथाएं, मान्यताएं व संस्कृति भी अलग है। इसके अलावा इनके धर्म भी अलग अलग है। कोई प्राकृतिक पूजक है तो कोई जनजाति पुरातन धर्म के उपासक है, कोई हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो कोई ईसाई धर्म को स्वीकार कर दिए। तो इस प्रकार जनजातियों में भी बहुत से धर्म को स्वीकार करने वाले लोग देखे या पाए जा सकते हैं। संपूर्ण भारत में जनजातियों की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पूरे देश की जो जनजाति है उनको 4 क्षेत्र वाइज, अगर रीजन वाइज बांटा जाए तो उन्हें 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है मध्य क्षेत्र की जनजाति, ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल रीजन। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की जनजातियों को शामिल किया जाता है। जो बीच की जो क्षेत्र हैं, जो प्रदेश है या देश हैं, जो राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उनकी जनजातियों को इनमें शामिल किया है। और ये जनजाति हैं संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, कोया, खोंड,
भूइयाँ, बैगा आदि शामिल होते हैं। इसमें से तो बहुत सारे झारखंड में भी पाए जाते हैं, बहुत सारे मध्य प्रदेश में, बिहार में, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। दूसरा जो है वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके अंतर्गत हिमालय की तराई में बसे तथा असम व बंगाल की जनजातियों को शामिल किया जाता है ना। उत्तर पूर्व की जो जनजाति हैं वे मुख्यतः हिमालय की तराई में बसे हुए हैं और असम और बंगाल की कुछ क्षेत्रों में ये लोग बसे हुए, जिनमें कौन कौन सी जनजाति हैं? गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा, थारू, कुकी, गारो, खासी, नागा आदि जनजातियों को शामिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ साउथ रीजन। इसके अंतर्गत केरल, मैसूर, मद्रास व पूर्वी पश्चिम घाटों पर रहने वाली जनजातियों को शामिल किया जाता है, जिसमें गोंड, कोंडा, डोरा, इरूला, टोडा, पनियान आदि जनजातियाँ आती है। नेक्स्ट जो है वह है पश्चिम क्षेत्र की जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ वेस्ट रीजन। इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाली जनजातियों को शामिल किया जाता है, जिनमें मीना, भील, गभीत, कोकना आदि जनजातियाँ आती हैं। इस प्रकार देश के सभी भागों में ये जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में इन जनजातियों की संख्या बहुत अधिक है। इन जनजातियों की कुल जनसंख्या का इन चारों क्षेत्रों में प्रतिशत हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला जो है वो मध्य क्षेत्र की जनजातियाँ जो है वो 56.88 मतलब 56.88% जनजातियाँ जो है वो मध्य क्षेत्र में निवास करती है। दूसरा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ, इसमें 11.35% लोग मध्य पूर्व क्षेत्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट जो है दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ 6.21% निवास करती हैं। और लास्ट जो है पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ, पश्चिमी क्षेत्र में 24.86% जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनजातीय विविधता को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहला, कुछ जनजातियाँ संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ी है, जैसे गोंड, मुंडा, भील तथा संथाल। वहीं दूसरी ओर कुछ जनजातियाँ जनसंख्या की दृष्टि से इतनी छोटी है कि उनकी जनगणना 100 से भी कम है, जैसे ओंग तथा टोडो जनजाति। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में ही मुंडाओं या संथालों की संख्या बहुत अधिक है। इसी प्रकार गोंड और भील जनजाति जो है उनकी जनसंख्या भी बहुत अधिक है, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसा है जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे बहुत कम हो गई है, जिनमें मात्र 100 भी बहुत मुश्किल से जनसंख्या पहुंच जाएंगी। उनमें से ओंग और टोडो जनजाति प्रमुख है। दूसरा जो है वह है सामाजिक संगठन की दृष्टि से भी जटिल सामाजिक संगठन कुछ जनजातियां रखती है तथा कई उपभागों तथा वर्गों में विभाजित हैं। इसके विपरीत कुछ जनजातियों का सामाजिक संगठन बहुत सरल एवं अव्यक्त है। हम देखते हैं कि हमारे ट्राइब्स जनजातियों में भी कुछ संगठन जो है बहुत जटिल सामाजिक संगठन रहते हैं। उनके बहुत सारे नियम और कानून होते हैं। समाज के संगठन से बाहर उनको ऐसे कोई काम नहीं करना पड़ता है जिससे कि समाज पर गलत असर पड़े या समाज पर नकारात्मक असर पड़े। जैसे कि समाज के बाहर के लोगों के साथ में शादी नहीं करना, उनके साथ वैसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि अपने समाज पर लांछन लगे या समाज पर कुछ गलत असर पड़े। इनके विपरीत कुछ जनजातियों का सामाजिक संगठन जो बहुत सरल होता है और बहुत अव्यक्त होता है, वो लिखित भी नहीं होता है और पूरी तरह से सरल होता है। उसमें बहुत ज़्यादा दांव पेच या बहुत ज़्यादा नियम कानून या परिनियम नहीं व्यक्त किए रहते हैं। समाज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, सामाजिक बंधन जो है या सामाजिक संगठन धीरे धीरे ढीला पड़ता जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी चीज़ों को स्वीकार कर लिया जाता है और बुरे चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। तो सामाजिक संगठन जो होता है वो काफ़ी सरल और अव्यक्त होता है। वहीं तीसरी ओर पारिवारिक स्वरूप की दृष्टि से भी जनजातियों में विभिन्नता है। अधिकांश जनजातीय पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय व पितृवंशीय हैं तथा बहुत जनजाति ऐसी है जो मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय तथा
वंशीय है, जैसे कुकी और गारो। हम देखते हैं कि मुख्यतः हमारी जनजातीय समाज जो है पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय तथा पितृवंशीय है। अर्थात पिता का ही हमारे घर में प्रभुत्व होता है। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है या परिवार का मुखिया होता है वो पुरुष ही होते हैं, पिता ही होते हैं। और पितृस्थानीय मतलब कि अगर शादी की जाती है लड़के लड़कों की, तो लड़की को अपना घर छोड़ के लड़का के यहाँ आना पड़ता है, मतलब कि पितृस्थानीय है। मतलब लड़का लड़की के पास नहीं जाएगा, बल्कि लड़की अपना मायके छोड़ के ससुराल आ जाती है और लड़का के घर में ही वो अपना निवास स्थान बना लेती है। एवं पितृवंशीय मतलब कि पिता का ही आगे वंश चढ़ता है। मतलब लड़का और लड़की है तो लड़का से आगे वंश चलेगा, क्योंकि लड़की तो शादी करके दूसरी घर चली जाएगी, लेकिन जो लड़का रहेगा वो परिवार का वंश को आगे बढ़ाएगा। मतलब वो जब शादी करेंगे, उनके जब बच्चे होंगे, तो पापा के संपत्ति पर या पिता के संपत्ति पर उनका वश चलेगा या उनका अधिकार होगा। लेकिन कुछ जनजातियाँ ऐसी है जो मातृसत्तात्मक होती है, मतलब माता की प्रधानता होती है। मातृस्थानीय या तो शादी होने के बाद में लड़का लड़की के यहाँ आ जाता है। एवं मातृवंशीय होती है, माता के नाम से वंश चलता है, जैसे कि कुकी और गारो। हम लोग मेघालय, असम, इस सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं कि वहाँ पर मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय व मातृवंशीय समाज पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वह है विवाह संबंधी प्रथाओं की दृष्टि से भी जनजातियों में विविधता पाई जाती है। जैसे खस जनजाति एवं नीलगिरी पहाड़ी की डोडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रथा पाई जाती है। मतलब कि विवाह संबंधी जो प्रथाएं हैं, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी कई प्रकार की विभिन्नताएं हम देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि खस जनजाति व नीलगिरी पहाड़ी की रहने वाली जो टोडा जनजाति है, वे क्या करते हैं कि बहुपत्नी विवाह प्रथा वहाँ पर पाई जाती है। मतलब कि एक पति के 2 या 3 या जितना वो चाहे वो पत्नी रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आर्थिक विकास की दृष्टि से भी जनजातियों में विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट जो है धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं व जादू टोना आदि की दृष्टि से भी जनजातियों में विविधता पाई जाती है। जनजातियों में टोटमवाद भी प्रचलित है व धार्मिक निषेध भी पाए जाते हैं। टोटमवाद क्या है कि अपने गोत्र या ऐसे चीज को वे लोग मानते हैं जो उसको अपने पूर्वज मानते हैं कि उस चीज को खाने से उनको मनाही किया जाता है। मतलब उस चीज को वो अपना पूर्वज मानते हैं और उस चीज का उपयोग या उपभोग वे लोग निषेध मानते हैं। और धर्म के आधार पर भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर निषेध लगाया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जनजातियों में अनेक विविधताएं पाई जाती है। इन लोगों की अपनी सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम होती है और जिनका निर्वहन करके ये जनजाति अपने समूहों में निवास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाषागत विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ लैंग्वेज। विविधता भाषा के स्तर पर। भाषा मनुष्य के अभिव्यक्ति का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। हमारे देश में प्रायः 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। 1992 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में कुल 1652 भाषाएं बोली जाती है। वैसे भारतीय संविधान में केवल 15 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, परंतु 1992 में अन्य 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। इस प्रकार कुल 18 भाषाओं को हमारे संविधान द्वारा 1992 में मान्यता दी गई है तथा 2003 में अन्य 4 भाषाओं को पुनः मान्यता दी गई है। इनमें हम देख सकते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में शामिल किया गया है और वर्तमान में हमारे देश में 12 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। इसके अतिरिक्त भारत की अपनी बोलियां भी हैं जिनका कुछ न कुछ साहित्य है। जैसे हिंदी में अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, हड़ौती, मगही, मालवी, निमाड़ी, पहाड़ी, राजस्थानी भाषाएं व बोलियां सम्मिलित है। इस प्रकार हमारे देश व समाज में भाषागत विविधता बहुत अधिक देखी जाती है। इरावती कार्वे के अनुसार भारतीय समाज में 3 भाषाई परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। इरावती कार्वे जो है वो भाषा विशेषज्ञ है। वे बताते हैं कि पूरे भारतीय समाज में 3 भाषाई परिवारों की भाषा जो है बोली जाती है। पहला है इंडो
यूरोपीय भाषाई परिवार, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली। भारत में 78.4% लोग आर्य समूह की बोलियां बोलते हैं। इनमें पंजाबी, सिंधी, हिंदी, बिहारी, बांग्ला, असमिया, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कश्मीरी आदि भाषाएं सम्मिलित की जाती हैं। बहुत ज़्यादा भाषाएं जो है वो इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार की ही है। हम लोग प्रतिशत देख सकते हैं 78.4%, तो बहुत ज़्यादा है ये, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे जो है द्रविड़ भाषाई परिवार, द्रविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली। भारत में 20.6% लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं। इनमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, कोडगु, गोंडी आदि भाषाएं आती हैं। 20.6%, मतलब कि उनके बाद दूसरा नंबर में द्रविड़ भाषाई परिवार की भाषा शामिल है। तीसरा जो है वो एस्ट्रो एशियन भाषाई परिवार। इसमें 2% लोग ये भाषा बोलते हैं। इनमें मुंडारी, बोंदो, जुवांग, भूमिया, संथाली, खासी आदि भाषाएं आती हैं। हम लोग देख सकते हैं कि लोकल लैंग्वेजेस जो है वो 2% लोग बोलते हैं। इतनी अधिक भाषाई विविधता के कारण भाषाओं का वर्गीकरण भी निश्चित नहीं रह पाया है। मंगोल जाति के लोग तिब्बती चीनी परिवार की भाषा बोलते हैं। जो मंगोल जाति है वे लोग किसकी भाषा बोलते हैं? तिब्बती चीनी परिवार की भाषा बोलते हैं। इस भाषा पर आर्य भाषाओं का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तमिल लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की मुख्य भाषाएं हैं, जो मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा के अनेक शब्द और प्रयोग आर्य भाषाओं में आ गए हैं। जो द्रविड़ भाषा है उसके बहुत सारे वर्ड्स जो है, जो बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो आर्य भाषा में आ गए हैं, जबकि संस्कृत के अनेक शब्द द्रविड़ भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। जैसे कि अगर मान लो दूसरे भाषा भाषी वाले लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे, हम किसी दूसरे जगह पर जा जाते हैं तो हमारी भाषा जो होती है, हमारी बोलियाँ जो होती है वो मिक्स हो जाती है। इसी प्रकार संस्कृत के अनेक शब्द जो है द्रविड़ भाषा में मिल गए हैं। दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर द्रविड़ भाषा बोले जाने के सबूत हैं। जैसे बलूचिस्तान की ब्राहुई भाषा द्रविड़ समूह की भाषा मानी जाती है, जबकि झारखंड के प्रमुख आदिवासी उरांव जो भाषा बोलते हैं वह भी द्रविड़ों से मिलती जुलती है। झारखंड में जो उरांव जनजाति है वे जो भाषा बोलते हैं उनको क्या बोला गया है? उनको द्रविड़ भाषा की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में आदिवासियों के बीच और भी कई भाषाएं प्रचलित है जो वर्गीकरण की दृष्टि से ऑस्ट्रिक एवं आग्नेय भाषा समूह में रखी जाती है। जो झारखंड के ट्राइब्स द्वारा जो बोली जाती है, जनजातियों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उनको ऑस्ट्रिक और आग्नेय भाषा परिवार में रखी जाती है। इस प्रकार भारत देश व समाज में भाषाई विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे, लास्ट है ये सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कल्चर। भारत जैसे विशाल देश में सांस्कृतिक विविधता का होना स्वाभाविक है। इस देश की भौगोलिक पर्यावरण, धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक उन्नति, औद्योगिक प्रगति, जीवन शैली में विविधताएं आदि सभी उसकी सांस्कृतिक विविधताओं की ही अभिव्यक्ति है। भारत में सांस्कृतिक विविधताएं धर्म, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, संगीत, नृत्य, लोकगीत, विवाह प्रणाली व जीवन संस्कार व मरण संस्कार आदि अनेक क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन के जितने भी पहलू है, हर पहलू में हमें विविधता दिखाई देती है ना। चाहे धार्मिक विविधता हो, रहन सहन को लेके हो, वेशभूषा को लेके हो, हम अलग अलग तरीके से रहते हैं। हम अगर हिंदू हैं तो हमारी रहन सहन का तौर तरीका अलग है, हमारी वेशभूषा भी अलग है, हमारा खान पान भी अलग है, संगीत भी अलग है, नृत्य भी अलग है, लोकगीत भी अलग है, विवाह प्रणाली भी अलग है। देख सकते हैं कि हमारे धर्म के आधार पर हमारी वैवाहिक जीवन प्रणाली निर्भर करती है। जीवन संस्कार है, मतलब बच्चा जन्म लेता है तो उनका किस प्रकार से संस्कार किया जाता है, हमने अपने धर्म को में शामिल किया जाता है बच्चे को। या मरण संस्कार भी, अगर मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है तब उनका अंतिम क्रियाकर्म या मरण का संस्कार जो है वो भी इस अलग अलग तरीके से किया जाता है। हिंदू लोग उन्हें क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं
दाह संस्कार करते हैं, मतलब उनको जलाते हैं। मुस्लिम लोग उनको क्या करते हैं, मिट्टी देते हैं, मतलब उनको दफनाते हैं। ईसाई लोग दफनाते हैं। इसी प्रकार से और भी दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अपने संस्कार और रीति विधि द्वारा लोगों के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। महानगरों में पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के कारण अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। वहीं ग्रामीण जीवन में भी अपनी ही अलग भारतीय संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ अनेक धर्म अनुयायी निवास करते हैं। इस सब की अलग अलग प्रथाएं, रुचियां व इच्छाएं होती है। मतांतरों की विविधता भी संस्कृति को प्रभावित करती है। हमारे जो विचार होते हैं वे भी हमारी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। कुछ जातियों, समुदायों और संप्रदायों के व्यक्तिगत लोकाचार होते हैं, मतलब कि उनको पालन करना उनको अनिवार्य रूप से होता है, जिनके अनुसार किसी समाज का संस्कृति व्यक्तित्व भी विकसित होता है। भौगोलिक विभाजन के कारण भी हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। भारत अनेक भूखंडों में विभाजित है। हर भूखंड या प्रदेश की अपनी संस्कृति होती है। जैसे मध्य प्रदेश की नगरीय संस्कृति जो होती है, जनजातियों की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न होती है, जबकि दोनों एक ही राज्य के निवासी हैं। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोली व्यवहार, रीति रिवाज, मान्यताओं आदि में भी विविधताएं सरलता समेत देखने को मिल जाती है। इस सांस्कृतिक विविधता के पीछे कई कारण हो सकते हैं एवं कई कारण हैं। निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि विविधता हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलती है। बाह्य रूप से भारतीय संस्कृति, समाज और जनजीवन में विविधता के होते हुए भी भारत मौलिक रूप से एक है। राधा कृष्णन का भी कहना है कि भारत की संस्कृति में एकता के चिन्ह पाए जाते हैं। हम इतनी सारी विविधताओं के बावजूद कह सकते हैं कि अनेकता में एकता व एकता में अनेकता हम भारतीय नागरिक समाज व संस्कृति की पहचान है, और हम इस पहचान के साथ में ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज हमने विविधता की अवधारणा के सभी पहलुओं को इस पाठ में समाहित करने का प्रयास किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।